नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य सर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए साथियों जुड़ जाते हैं और आज का जो हम लोग के सेट नंबर 6 यानी जो सेट आज छठा हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। यह टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आज सेट नंबर 6 हम लोग देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा स्क्रीन पर कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, लखनऊ में बात की जा रही है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल या फिर उसके बाद तात्या टोपे। तो दोस्तों बात किया जाए लखनऊ में, लखनऊ यानी अवध, किसकी बात की जा रही है? अवध में बात किया जाए 1857 की क्रांति की अगर शुरुआत कब हुई थी तो 4 जून का समय अवधि थी। कब की थी? यह 4 जून की समय अवधि थी। 4 जून 1857 को लखनऊ यानी अवध की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब बात किया गया है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसके नेतृत्वकर्ता जो होते हैं दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, हजरत महल। किसने किया था? इसके नेतृत्वकर्ता जो थी हजरत महल। ठीक है, लखनऊ में देखेंगे कि लखनऊ से जो ये स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली हजरत महल थी और शुरुआत कब हुई थी? 4 जून 1857 को, लखनऊ यानी अवध। ठीक है, चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ बात की जाएगी कांडला निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है। दोस्तों कांडला निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है? जलपोत भंजन उद्योग के लिए, या फिर हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, या परंपरागत कला एवं शिल्प क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों कांडला की अगर बात किया जाए, पहले कांडला है क्या? तो अगर कांडला की बात किया जाता है दोस्तों तो कांडला गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, और इसका निर्माण की अगर बात किया जाए, इसके कांडला बंदरगाह का निर्माण 1950 ईस्वी में हुआ था। कांडला जो है दोस्तों, यह बंदरगाह हमारे देश का यह सबसे प्रथम निर्यात प्रसंस्करण है। और यह किसके लिए है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक है, यह हमारे भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ये हमारे भारत का जो बंदरगाह है इसका निर्माण 1950 में हुआ था। कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए यह जाना जाता है कांडला बंदरगाह। आइए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? दोस्तों निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज या राजघाट। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे कि बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे जो बनाया गया है इसमें से जो बांध दिया गया है, 4 बांध दिया गया है, इसमें से राजघाट जो है दोस्तों, यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। यह जो राजघाट की अगर बात किया जाए, राजघाट यह एक अंतर्राज्यीय क्या है? यह एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। ठीक है, यह एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। और ये किस किस राज्यों के बीच है? तो मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश और यूपी। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच ये अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। और ये राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर अवस्थित? तो कहेंगे बेतवा नदी पर है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर यह बांध परियोजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ज्योग्राफी आपके लिए देखेंगे कि अच्छा खासा रोल प्ले करती है एग्जाम में, खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री है ना, सबका वेटेज लगभग लगभग समान ही होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात की जा रही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? यह 1965 में, 1970 में, 1972 में, 1975 में। दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था, इसके बारे में पूछा गया। तो आप कहेंगे कि यह ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है 1972 में। कब किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों 1972 में पारित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बनेगा सी। ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों इसमें से एक अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 का खंड 2। बात किया जाए कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति देता है। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जैसे कि मानिए कि सदन का कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं चल रही है, सदन उस समय सत्र में नहीं है, तो अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि राष्ट्रपति को निर्णय लेना पड़ेगा, तो उस समय राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का मतलब ही होता है वह अल्पकालिक समय का एक कानून ही होता है। और वह अध्यादेश कौन जारी करता है? तो वह राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो दोस्तों आपका आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अल्पकालीन समय के लिए एक कानून होता है जो अध्यादेश के रूप में जारी किया जाता है, वह राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। और यह अनुच्छेद 123 का सहारा लेके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 123। चलिए बात करते हैं, आगे देखेंगे। अगली जो बात की जाएगी यहाँ पे आपसे
कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 3 मार्च या फिर उसके बाद 22 अप्रैल को। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये ओजोन परत संस्करण के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस जो होता है ओजोन परत संस्करण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत ये जो मनाया जाता है संस्करण के लिए, यह होता है प्रतिवर्ष। यह दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है और वही समय अवधि पूछी जा रही है तो 16 सितंबर को। क्या होता है, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो ओजोन परत संस्करण के लिए यह प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ठीक ना, चलिए आगे अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो अगली जो आप लोग के सामने क्वेश्चन रखी जाएगी, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। दोस्तों प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है फिलीपींस को, जापान को, ताइवान को, कोरिया को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बात किया गया है कि प्रातःकालीन शांत स्थल, तो यहाँ कोरिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोरिया को। दोस्तों दरअसल होता है कि कोरिया कहाँ पे है, तो कोरिया सुदूर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जो होता है, सुदूर पूर्वी क्षेत्र में है ये कोरिया। और कोरिया की बात करें, कोरिया की राजधानी कहाँ पे है, तो कोरिया की राजधानी जो होती है सियोल है। कहाँ पे है, सियोल है। और बात किया जाए कोरिया, दोस्तों इस कोरिया को ही प्रातःकालीन का शांत स्थल कहा जाता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी बिल्कुल सही बनेगा, कोरिया को। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का अर्थ क्या है। दोस्तों जैव विविधता जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देखिए जैव विविधता यानी जहाँ जीवों की बहुलता पाई जाती है, जैव विविधता होती है यानी। ठीक है, और जैव विविधता की और क्या परिभाषाएं होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैव विविधता की परिभाषाएं आपके हिसाब से क्या क्या होती हैं। जहाँ जीवों की बहुलता पाई जाती है जैव विविधता होती है। और इसका आशय होता है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, या फिर एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका आंसर करने की आप लोग कोशिश करिएगा। तो दोस्तों देखिए दरअसल ये कहा गया जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही सी बनेगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने। यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों पीने के पानी की बात की जा रही है। जो पीने वाला पानी होता है उसे शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, या फिर फ्लोरीन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें जो आप देखे ही होंगे कहा जाता है क्लोरीन को। क्या किया जाता है, इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है। और दरअसल अगर बात किया जाए तो पानी को शुद्ध करने के लिए जो क्लोरीन गैस प्रयुक्त की जाती है इसे क्लोरीनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए जो क्लोरीन गैस प्रयुक्त की जाती है उसे हम लोग कहा जाता है क्लोरीनीकरण। ठीक है, आपका ऑप्शन जो बनेगा इसमें बिल्कुल सही बनेगा, क्लोरीन। जो पानी होता है पीने का उसे शुद्ध करने के लिए जो गैस प्रयोग में लाई जाती है वो क्लोरीन होती है। ठीक ना, चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, यह आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है। दोस्तों अभी अब गर्मी का समय आ रहा है, आपके पास जरूर घड़े होंगे। और जब घड़ा होता है देखते हैं जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें ठंडी जो ठंड का आभास होता है, यानी कि जो पानी होता है उसमें अगर निकालेंगे उसका कारण जो होता है ठंडा रहता है गर्मी के समय में भी। तो बताइए कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन बनेगा वाष्पीकरण है ना। क्या होता है वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ठीक है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। और ये वाष्पीकरण के कारण ही मिट्टी के घड़े में जो होता है वाष्पीकरण के कारण जल वहाँ का ठंडा देखते मिलता है। यानी जो घड़े का जल होता है वह ठंडा होता है किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। और वाष्पीकरण की परिभाषा क्या होती है, तो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो आज के हम लोग के क्वेश्चन का जो ये सीरीज थी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है कई बार रिपीटेड है और अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आपको के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। आई होप दोस्तों आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।